नमस्कार बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? ईश्वर से कामना करता हूँ कि सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर सेकंड की, नेशनलाइजेशन इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो ये जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है। एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, बड़े वाला। तो इसमें हम कुल 7 बिंदुवार 7 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और 7 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फर्म मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया। देखिए, विश्व में 2 वर्ल्ड वार हुई, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918, 1914 से 1918, और सेकंड हुआ था 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक। तो दोनों ही वर्ल्ड वार में इंडिया है वो किसका कॉलोनी थी या उपनिवेश था, किसके अंडर में था, उस समय रूल कौन करता था भारत पे? ब्रिटिश। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए या उसके क्या प्रभाव पड़े? ये जो सारे प्रभाव पड़े थे, इफेक्ट, ये सारे लगभग ऑलमोस्ट नेगेटिव इफेक्ट ही पड़े थे। तो देखिए, जब कोई भी लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो उसमें जन धन दोनों की हानि होती है, जन की भी और धन की भी। उसकी भरपाई करने के लिए फिर सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं और खाद्यान्न की कमी हो जाती है, कीमतें महंगी हो जाती है। तो वैसे इनमें भी, भारत में भी हुआ था। फर्स्ट इंक्रीज टैक्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी भरपाई करने के लिए क्या बढ़ा दिए? टैक्स। तो पहला बिंदु क्या ध्यान रखोगे? इंक्रीज टैक्स, इंक्रीज टैक्स। उसके बाद स्टार्ट इनकम टैक्स इन इंडिया, स्टार्ट इनकम टैक्स इन इंडिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या स्टार्ट हुआ? इनकम टैक्स। क्या स्टार्ट हुआ? इनकम टैक्स। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फूड्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। उस दौरान क्या हुआ कि देश के कुछ भागों में अकाल भी पड़ गया, फेमाइन। उससे खाद्यान्न की शॉर्टेज आ गई, और खाद्यान्न की जब शॉर्टेज आएगी, बाजार में कोई वस्तु कम मात्रा में उपलब्ध होगी, उसको खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो कीमतें क्या होगी? महंगी। तो नेक्स्ट क्या है? प्राइसेस इन इंक्रीज ऑफ मैनी थिंग्स। विभिन्न वस्तुओं की कीमतें क्या होगी? महंगी। और लास्ट बिंदु है इसका, पॉपुलेशन डिक्रीज। डिक्रीज तो होगी, क्यों होगी? क्योंकि लोग युद्ध में मारे गए, और मरने वाले कौन थे? सैनिक, जवान सैनिक। तो वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या इफेक्ट हुए? तो पहला क्या हुआ? इंक्रीज टैक्स। अंग्रेजों ने क्या बढ़ा दिए? टैक्स बढ़ा दिए। दूसरा, इनकम टैक्स लागू कर दिया, इनकम टैक्स इंडिया में ले आए। तीसरा, फूड्स की शॉर्टेज आ गई। चौथा, प्राइस, कीमतें इंक्रीज हो गई। और पांचवा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। जब प्रश्न सत्याग्रह के बारे में आ जाए या महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो इसमें भी 4-5 बातें हम क्या याद रखेंगे? पहला, देखिए, महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह करने से पूर्व विदेश में सत्याग्रह कर चुके थे। इंडिया में जब महात्मा गांधी आते हैं 1915 में, उससे पहले कौन से देश में थे? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, 1893 से 1915 के बीच में। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी इंडिया कब लौटते हैं? जनवरी 1915 में। कहां से? साउथ अफ्रीका से। सेकंड पॉइंट, महात्मा गांधी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह का पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहां कर लिया? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो सत्याग्रह इज एक्टिव मूवमेंट। सत्याग्रह क्या है? एक्टिव मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट नहीं है, निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह इज एक्टिव मूवमेंट। 4 नंबर, सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स। प्योर शुद्ध, सोल आत्मा, फोर्स बल। सत्याग्रह शुद्ध आत्म बल है।
और लास्ट, नॉन वायलेंस इज सुप्रीम धर्म। नॉन वायलेंस सर्वोच्च धर्म है। सुप्रीम मीन्स सर्वोच्च, नॉन वायलेंस अहिंसा। गांधी जी किसके पुजारी थे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के। तो नॉन वायलेंस इज सुप्रीम धर्म। तो 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है रोलेट एक्ट। किसके बारे में है? रोलेट एक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 रोलेट एक्ट के बारे में है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, इंडियन नेशनलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए या उसको वीक करने के लिए एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम क्या है? रोलेट एक्ट। क्या नाम है? रोलेट एक्ट। उस कानून का नाम क्या है? रोलेट एक्ट। ROLLATT रोलेट एक्ट सबसे फर्स्ट कौन से साल में आया? 1919 में। तो इसमें हम कौन कौन सी बातें याद रखेंगे? रोलेट एक्ट पास्ड बाय, किसके द्वारा पास किया गया? 1919 में इंडिया में कौन था? 1919 में इंडिया में था ब्रिटिश। रोलेट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919। कौन से साल में? रोलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन से साल में पास किया गया? 1919 में। और इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इट इज नॉन एज नो अपील, नो वकील, नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। रोलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1919 में पास किया गया। इसको हम बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं। क्यों? जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में जाते हैं तो हमें एक वकील रखना पड़ता है। पहले हम अपील करते हैं, फिर वकील करते हैं, फिर वो वकील अपनी दलीलें देता है। तो इसमें रोलेट एक्ट में क्या था कि किसी को कोई अपील करने का अधिकार नहीं था, कोई वकील करने का अधिकार नहीं था और न ही कोई दलील देने का अधिकार था। इसलिए इसको क्या कहा गया? नो अपील, नो वकील और नो दलील। अब ये जो रोलेट एक्ट लाया गया, ये क्यों लाया गया इंडिया में? अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्ट क्या था? मेन ऑब्जेक्ट ये था टू स्टॉप नेशनलाइजेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, या उसको कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कौन सा कानून लाया गया? रोलेट एक्ट। अंग्रेजों के द्वारा कौन सा कानून लाया गया? रोलेट एक्ट। इसमें क्या बात थी? प्रोविजंस क्या था? प्रावधान क्या था? रोलेट एक्ट था क्या? अंग्रेज लाए 1919 में भारत में राष्ट्रवाद को स्टॉप करने के लिए, लेकिन इसमें क्या था? क्या any person arrested and 2 years prison means jail. Any person arrested and 2 years prison on the basis of only doubt
ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डाउट। किसी भी प्रश्न को, व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और 2 इयर्स प्रिजन, जेल में डाल दिया। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डाउट, केवल संदेह के आधार पर, केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे और उसको जेल में 2 वर्ष तक अंदर डाल देते थे। और लास्ट बिंदु आप इसमें 5 नंबर याद रख लेना, स्ट्राइक हुई, हड़ताल हुई इस एक्ट के खिलाफ, इसको स्ट्राइक अगेंस्ट रोलेट एक्ट कब हुई थी? स्ट्राइक, हड़ताल 6 अप्रैल 1919। और ये जो रोलेट एक्ट है, इसको भारतीयों ने एक और भी नाम दिया था, इसको ब्लैक लॉ भी कहा गया, काला कानून, ब्लैक लॉ, काला कानून। तो अब इसके बाद हम 4 नंबर पॉइंट पे अध्ययन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन का। तो इसको आराम से आप ऐसा करना, देखिए सभी 10वीं के विद्यार्थी ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम काफी नजदीक है और इंग्लिश मीडियम में सोशल साइंस वैसे सब वाकिफ हो, मालूम है, तो आप वीडियो को देख के उससे नोट्स बनाना। हालांकि इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस चैनल के। लेकिन आप अगर वीडियो के साथ साथ इसके नोट्स बनाओगे तो राइटिंग स्किल में सुधार होगा। क्या होगा? राइटिंग स्किल में सुधार होगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो न्यूनतम होगी, लिखने की जो कैपेसिटी है उसमें ग्रो होगा, वृद्धि होगी, तो आप अच्छे नंबर लेके आओगे। मैं खुद हिंदी माध्यम का टीचर हूं, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे खुद में बहुत सारा सुधार हुआ है, राइटिंग स्किल में, स्पेलिंग मिस्टेक में, बोलने में, हिचकिचाहट में, सब दूर हो जाता है यदि हम मन से तैयारी करेंगे तो देखिए 4 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 4 नंबर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 4 नंबर पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। पॉइंट नंबर 4 टू बी नोटेड। 4 नंबर क्वेश्चन, कुल 7 क्वेश्चन है इसमें और बहुत ही सरल है। ये वर्ल्ड वार के इफेक्ट आई थिंक सभी को याद होंगे। उसके बाद सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सरल है। मैंने बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों का चयन किया, दोनों से को चैप्टर को पढ़ के नोट्स बनाए हैं और उन शब्दों को लिया है जो आपके लिए सहूलियत होगी, आपके लिए सही होंगे। अगर मैं अकॉर्डिंग टू बुक्स उठाता तो बहुत ही कठिन काम था, वो हार्ड वोकेबलरी है उसमें। मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके गूगल की मदद से, अन्य वेबसाइट की मदद से आपके लिए इसको सरल किया है। तो 4 नंबर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। कौन सा इंसिडेंट है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। देखिए 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट पास किया था। वो कानून भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि डाउट के आधार पर, शक के आधार पर अंग्रेज उठा के ले जाते, जेल में डाल देते। तो उसके बाद भारतीय कुछ क्रांतिकारी इधर इकट्ठा हुए, कहां? जलियांवाला बाग में। किसके अगेंस्ट? रोलेट एक्ट के अगेंस्ट, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। तो 1 नंबर लिखना इसमें, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट
देखो प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक पॉइंट को 4-5 बार तो मैं ही बोल रहा हूं, 4-5 बार आप बोलोगे, 2 बार लिखोगे तो कंफर्म याद हो जाएगा। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट अगेंस्ट किसके खिलाफ हुआ था? ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। सेकेंड, अब मैं यहां पे डेस लगा रहा हूं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं रखना है। आपको यहां पे जलियांवाला ही लिखना है, यहां पे बाग ही लिखना है, यहां पे इंसिडेंट ही लिखना है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑन 13 अप्रैल 1990। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। फिर तीसरा बिंदु, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन अमृतसर। और अमृतसर भारत के कौन से स्टेट में है? पंजाब में। अमृतसर भारत के कौन से स्टेट में है? पंजाब में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ऑन 13 अप्रैल 1919 इन अमृतसर, पंजाब। इन अमृतसर जनरल डायर, क्या नाम है? जनरल डायर, जनरल डायर ordered जनरल डायर ordered टू ओपन फायर। जो मुख्य अधिकारी था वहां का, उसका क्या नाम था? जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, ऑर्डर दिया, किसका? टू ओपन फायर, गोली चलाने का आदेश दिया। नेक्स्ट, तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, सैनिकों ने गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए, thousands of people dead। हजारों की संख्या में लोग क्या हुए? मारे गए। एंड महात्मा गांधी called of the moment। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट किसके अगेंस्ट हुआ था? रॉलेट एक्ट के। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और कहां हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कौन से स्टेट में? पंजाब में। गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? जनरल डायर ने। कितने लोग मारे गए? थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और महात्मा गांधी, जैसा कि हम जानते हैं, किसके सच्चे भगत थे? नॉन वायलेंस और ट्रुथ। और जैसे ही वायलेंट हुआ ये आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया इसको, कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। एंड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट, महात्मा गांधी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। ये लाइन आपको महात्मा गांधी के प्रत्येक आंदोलन में याद रखनी है, तो इसका तो रट्टा ही मार देना आप, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। तो अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन, अब 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, 5, 6 एंड 7, महात्मा गांधी के इंडिया में 3 बड़े मोमेंट जो हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट कौन सा है? 5 नंबर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग, कोऑपरेट करना, सहयोग करना, नॉन कोऑपरेशन असहयोग, असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है और 1922 तक चलता है। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है और 1922 तक चलता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी, मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी का भारत में प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन, यानी पूरे भारत में जो आंदोलन फैला। इससे पहले गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया था या फिर खेड़ा में किया था, अहमदाबाद में किया था। वो क्या थे? वो रीजनल थे, क्षेत्रीय थे, लेकिन पूरे भारत में होने वाला ये गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था। दिस इज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। सेकंड, तो ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन हो गया। गांधी जी की एक बुक है, बुक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। गांधी जी की बुक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी ने घोषणा की, डिक्लेरेशन किया। क्या डिक्लेयर किया? विदिन ए ईयर British rule is and India would came Swaraj। इसको आप यहां तक ही याद कर लो। पहला तो ये गांधी जी का फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट था। सेकंड, गांधी जी ने एक बुक लिखी हिंद स्वराज, उसमें डिक्लेयर किया, घोषणा की कि विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर ब्रिटिश रूल इज एंड, ब्रिटिश रूल है वो समाप्त हो जाएगा, भारत को आजादी मिल जाएगी, भारत को स्वराज मिल जाएगा। ब्रिटिश रूल इज एंड विद इन ए ईयर। उसके बाद 3 नंबर बिंदु, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट adopted in Nagpur Congress session, उसमें एक ही मुख्यतः पार्टी होती थी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने की जो अनुमति दी थी या उसको एडॉप्ट किया था कांग्रेस के कौन से सेशन में? नागपुर सेशन में, इन 1920। नागपुर सेशन 1920 में हुआ था। और ये नागपुर कौन से स्टेट में है? ये महाराष्ट्र में है। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर में इस आंदोलन के दौरान क्या किया गया? बॉयकॉट। किसका बॉयकॉट किया गया? अंग्रेजों का, विदेशी वस्तुओं का। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन थिंग्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन थिंग्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन थिंग्स। और महात्मा गांधी ने किसका प्रमोशन किया? महात्मा गांधी प्रमोशन खादी, महात्मा गांधी प्रमोशन खादी, यानी खादी का गांधी जी ने क्या किया? प्रचार प्रसार। इसका मतलब यह था कि जो विदेशी है,
फॉरेन है उनका तो बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो, और जो खाती है या जो स्वदेशी है उनको प्रमोट करो या उनको बढ़ावा दो। उसके बाद बेकार स्टॉप। बेकार होता क्या है, इसमें बेकार समाप्त कर दी गई, किसी से जबरदस्ती बिना पेमेंट के काम करवाना, वर्क विदाउट एनी पेमेंट, या लिख भी सकते हो आप वर्क विदाउट एनी पेमेंट, इसको स्टॉप कर दिया गया। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि ये तो हमें आंदोलन के बारे में, इस नॉन कोऑपरेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो इतना तो हमें याद रखना ही है, एज इट इज छाप लेना है दिमाग में इसको। और एंड में क्या हुआ कि इस आंदोलन का एंड एक इंसिडेंट होती है चोरी। कौन सी इंसिडेंट होती है? चोरा इंसिडेंट इन गोरखपुर यूपी। चोरी चोरा इंसिडेंट होती है। होता क्या है कि यूपी में गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चोरी चोरा। वहां पे कुछ क्रांतिकारियों ने एक ब्रिटिश थाने में आग लगा दी और लगभग 20-22 सिपाही विद थानेदार मर गए, जलकर मर गए। तो ये जो आंदोलन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो वॉयलेंट हो गया। और वॉयलेंट जब कोई आंदोलन होता था, गांधी जी ऑफ कर देते थे, उसको बंद कर देते थे। तो ये घटना हुई थी फरवरी 1922। और जैसा कि 22 में आंदोलन एंड हो जाता है, तो लास्ट में ये लिख देना एंड फाइनली गांधी जी called of the movement and finally गांधी जी called of the movement। तो 5 हो गए। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। 2-3 बार पढ़ना, इसको 2-3 बार देखना, सुनना, याद हो जाएगा, क्योंकि याद होने की प्रोसेस होती है। अगर हम चाहे हम बात कर लेते हैं, एग्जाम की बात कर लेते हैं, बोर्ड की, किसी क्वेश्चन को याद करना है और हो नहीं रहा है या टफ लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको एक बार सुनना चाहिए, उसको एक बार देखना चाहिए, और वीडियो हो तो देखने और सुनने की क्रिया है वो एक साथ संपन्न हो जाती है। फिर उसको लिखना चाहिए, फिर उसको बोलना चाहिए। अगर 4 एक्टिविटी से आप गुजर जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, याद होगा। यानी अगर आप उसको वीडियो में सुन लें तो दिख भी जाएगा, तो देखने सुनने का काम क्या हो गया एक साथ। उसके बाद उसको हम प्रैक्टिस करें, लिखें और फिर उसको बोलें, या पहले बोल दें या फिर लिखें। 4 एक्टिविटी होने के बाद प्रश्न याद बिल्कुल रहेगा। तो अब हम 6 नंबर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 6 नंबर कौन सा करेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या आप वीडियो के कमेंट कर देना, भिजवा दिए जाएंगे। 6 नंबर disobedience movement, civil disobedience movement।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये कब से कब तक चलता है? 1930 से 1934 तक, 1930 से 1934 तक। इसका और नाम भी है, और क्या क्या नाम है? इसको हम साल्ट मार्च बोलते हैं, साल्ट मार्च, नमक कानून, नमक सत्याग्रह, या इसी को हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दांडी मार्च, दांडी मार्च। तो इसके बारे में देखते हैं। तीनों 3 आर सेम, तीनों सेम है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या साल्ट मार्च, या दांडी मार्च। अब इसके आंसर में हम 1 नंबर बिंदु लिखते हैं। तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे? गांधी जी फाउंड, फाउंड माने पा लिया या ढूंढ लिया, फाउंड इन साल्ट, गांधी जी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल symbol, a powerful symbol that could unite the nation, गांधी जी ने नमक को एक ऐसे सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में चुना जिससे देश क्या हो सकता है? यूनाइट, एक हो सकता है, देश में एकता आ सकती है। सेकंड, तो सेकंड इसमें आप नोट करना, एक डेट है, आप इसको इस डायग्राम में भी ऐसे लिख सकते हैं, 31 जनवरी 1930। कौन सी डेट है? 31 जनवरी 1930। गांधी जी किसके पास जाते हैं? गांधी जी जाते हैं लॉर्ड इरविन के पास। लॉर्ड इरविन अंग्रेजों का अधिकारी था, सबसे बड़ा गवर्नर जनरल था उस समय। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी किसके पास जाते हैं? लॉर्ड इरविन के पास। और गांधी जी क्या ले जाते हैं? 11 डिमांड, 11 मांग। गांधी जी की कितनी डिमांड थी? 11। लेकिन ये जो इरविन है ये नॉट इंटरेस्टेड। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन के पास जाते हैं, 11 डिमांड लेके जाते हैं, लेकिन ये नॉट इंटरेस्टेड, इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने इसको क्या दिया? अल्टीमेटम। गांधी जी ने इसको क्या दिया? अल्टीमेटम। गांधी जी ने इरविन को क्या दिया? अल्टीमेटम, कि यदि आपने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? आंदोलन। हम क्या करेंगे? आंदोलन। मांगे मानी नहीं तो आंदोलन क्या हो गया? मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो ये अपना हो गया 2 नंबर, और ये स्टार्ट वाला हो जाएगा 3 नंबर। स्टार्ट में ये आपने नोट कर लिया है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रोक के नोट कर लेना। मैं इसको एक बार मिटा के आगे लिखता हूं। स्टार्ट कहां हुआ था? कहां से हुआ था? स्टार्ट फ्रॉम साबरमती टू दांडी। और ये दोनों ही जगह, साबरमती और दांडी दोनों ही कहां है? गुजरात में। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। और एक क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में एक जगह आएगी वर्धा, वो भी कहां है? महाराष्ट्र में। तो ये साबरमती टू दांडी। और कब से स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930।
रीच्ड, कब पहुंचे थे ये डांडी? चले कहां से थे? साबरमती से। और डांडी कब पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। यानी आंदोलन स्टार्ट होता है 12 मार्च को 1930 को। 12 मार्च को गांधी जी कहाँ हैं? साबरमती। 12 मार्च को गांधी जी कहाँ हैं? साबरमती। और रीच यानी पहुंच गए 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ हैं? डांडी। कहाँ पहुंच गए? डांडी। इनको टाइम कितना लगा? यदि हम 12 मार्च से स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल तक जाते हैं, इनको कुल 24 डेज लगे। कितने दिन? 24 डेज। और इसमें क्या है कि इनको गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति थे? गांधी जी के साथ कितने पर्सन थे? 78 लोग। और ये जो साबरमती से लेके डांडी के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 240 माइल्स, 240 मील। मील मीन्स अपनी लैंग्वेज में कोस। लगभग 1609 मीटर 1 मील में होते हैं। तो किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो ये आंदोलन स्टार्ट कब से होता है? गांधी जी 12 मार्च को शुरू करते हैं साबरमती से, डांडी पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल को। 24 दिन लगे, 78 लोग उनके साथ थे, 240 मील की दूरी थी। और डांडी में जाके 6 अप्रैल को नमक बनाते हैं, नमक कानून को तोड़ देते हैं। और अंग्रेज फिर आंदोलन को दबाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाते हैं। उपाय अपनाते हैं तो आंदोलन फिर से हिंसक हो जाता है। और हिंसक हो जाता है तो अंग्रेज भी डर जाते हैं गांधी जी से कि बाबा ने नमक बना लिया, हो सकता है ये एक सिंबल के रूप में देश को एक कर दे। तो अंग्रेज भी डर गए और अंत में जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, जो पहले गांधी जी 11 डिमांड लेके गया था तो नहीं माना था, लेकिन अब क्या हो गया? इंटरेस्टेड। तो एक समझौता करता है। कौन? लॉर्ड इरविन। किसके साथ? गांधी जी के साथ। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, ये अंत में है इस प्रसंग के। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। कौन सी डेट को? 5 मार्च 1931 को। और ये जो गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसकी दो मुख्य बातें क्या है? गांधी इरविन पैक्ट होता है तो इसकी दो मुख्य, पहली तो ये होगी 5 मार्च 1931 को हुआ। और गांधी जी ने क्या किया? वही काम किया। गांधी जी या तो कोई आंदोलन वायलेंट होगा, हिंसक होगा, या फिर कोई समझौता हो जाएगा, एग्रीमेंट या पैक्ट हो जाएगा, तो गांधी जी आंदोलन को क्या कर दिया करते थे? समाप्त। तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ मूवमेंट, गांधी जी कॉल्ड ऑफ मूवमेंट। और गांधी जी went to London. गांधी जी went to London for the conference. सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले गए? लंदन। लंदन कहां है? ब्रिटेन में, इंग्लैंड की राजधानी। तो अब हम अंतिम प्रश्न का अध्ययन करते हैं, और वो गांधी जी का कौन सा मूवमेंट है? क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? क्विट इंडिया मूवमेंट। अंतिम आंदोलन 7 नंबर, QUIT, क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये चलता है 1942 में। कौन से साल में? 1942 में। तो इसके बीच में पहला ये ध्यान रखना है कि दिस इज द लास्ट
freedom, this is the last freedom movement of Gandhiji. This is the last freedom movement of Gandhiji. तो गांधी जी और एक चीज और लगा लेना, इन इंडिया। तो भारत में गांधी जी का ये स्वतंत्रता के लिए किया गया अंतिम संघर्ष था। स्वतंत्रता के लिए किया गया अंतिम संघर्ष था। और दूसरा, जिस प्रकार जो हमने फर्स्ट मूवमेंट देखा था, गांधी जी का पहला आंदोलन देखा था कि उसको एडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा, कब? 1920 में नागपुर सेशन में। तो इसको एडॉप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, एडॉप्टेड बाय कांग्रेस इन 14 जुलाई 1952 इन वर्धा। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में। और ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो स्टार्ट कहां से हुआ था? बॉम्बे से। कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। आंदोलन स्टार्ट कब होता है? 8 अगस्त 1942 इन कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे मीन्स आज का मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, लेकिन पहले उस समय बॉम्बे था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में स्पीच दी थी। गांधी जी ने इस आंदोलन में क्या दी थी? स्पीच दी थी। किससे रिलेटेड स्पीच दी थी वो देखिए। मार्कर में दूसरा ले लेता हूं एक बार। गांधी जी ने इस आंदोलन में क्या दी थी? स्पीच। ये 4 नंबर पे गांधी जी स्पीच। इस स्पीच में कौन कौन सी स्पीच गांधी जी ने दी थी? फर्स्ट नंबर पे गांधी जी ने कहा था डू और डाई। डू और डाई, करो अथवा मरो। ध्यान रखना, गांधी जी पहले क्या थे? नॉन वायलेंट, और अब क्या हो गए? वायलेंट। अब क्या हो गए? वायलेंट। तो गांधी जी ने दूसरी बात कही, नॉन वायलेंस टू वायलेंट। गांधी जी हिंसा से अहिंसा की ओर। और गांधी जी ने क्या कहा कि बॉयकॉट कीजिए। और बॉयकॉट आप लिख ही दोगे, किसका करना है? फॉरेन थिंग्स का, फॉरेन का। और गांधी जी ने कहा हड़ताल करो। और गांधी जी ने क्या कहा? हड़ताल करो। इसके अलावा गांधी जी ने क्या कहा? नो टैक्स, नो ऑफिस, कोई ऑफिस नहीं जाएगा, कोई टैक्स नहीं देगा। और नो कॉलेज, कोई छात्र कॉलेज नहीं जाएगा। ये गांधी जी ने कहा था। डू और डाई, नॉन वायलेंस से गांधी जी वायलेंट की तरफ चले गए। बॉयकॉट का कहा, स्ट्राइक के बारे में कहा कि टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स, नो ऑफिस, नो कॉलेज। अब इस आंदोलन के मेन लीडर कौन कौन थे, उनके नाम लिखना है। देखो मेन लीडर में मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। मेन लीडर 5 नंबर में दोगे। मैन लीडर या मुख्य नेता। तो एक तो गांधी जी लिखेंगे, मेन हेड वही है। 2 में हम लिखेंगे, मैं 2-3 नाम ऐसे बताऊंगा आपको जो आपको याद हो जाएंगे और अपने एरिया से संबंधित भी होंगे। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर
लोहिया। लोहिया कॉलेज चूरू, याद रह जाएगा राम और लोहिया। और तीसरा याद रखना है जेपी नारायण। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। कौन से नारायण? जेपी नारायण। कौन से नारायण? जेपी नारायण। इसके बाद इसमें एक दो वुमेन के नाम भी याद रखना। ये तो पुरुष हो गए, वुमेन भी थी इसमें। वुमेन में एक तो थी अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ये इस ए को डबल कर लेते हैं, अरुणा आसफ अली। और दूसरी वुमेन थी कनक लता बरुआ, कनक लता बरुआ। अब गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं, आप नोट्स में इस चीज को या इस लाइन को जरूर ऐड कर लेंगे। जहां आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नोट्स बनाए हैं या सिविल डिसओबीडियंस के नोट्स बनाए हैं, उनमें एक चीज नोट करनी है। जब आप सिविल डिसओबीडियंस के आंदोलन में नोट करो तो वहां सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लिखना है, और नॉन कोऑपरेशन में ऐड करो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट played an important Quit India movement played an important role in the freedom of India। तो धन्यवाद बच्चों, आप वीडियो को जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। कल हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तीनों का अध्ययन करेंगे। एक साथ तो नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, लेकिन जो चैप्टर 3, 4 और 5 है हिस्ट्री का, वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं और उनमें क्वेश्चन भी छोटे छोटे आएंगे। तो उस हिसाब ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम पूरा कवर करेंगे। धन्यवाद।